अब देखिए, आज जो हम लोग बेसिकली बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब तक हमने ये बात किया था कि जो इम्यूनिटी होता है वो दो तरह का होता है, या तो इनेट इम्यूनिटी होगी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। इनेट इम्यूनिटी कहने का मतलब है इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ। ऐसी कोई इम्यूनिटी जो हमारे बाय बर्थ प्रेजेंट है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए इनेट इम्यूनिटी। द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट आफ्टर बर्थ or the immunity which develop into our body after birth, so that will be called as what? Acquired immunity. अब एक बात समझिए, इनमें मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी समझाया था कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है तो दैट विल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ और इट विल बी प्रेजेंट फॉर ए पीरियड ऑफ लाइफ। इट प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। और जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है that is present for a particular period of time। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस आप उसमें डाल सकते हो। इसके अलावा जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होती है, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के एंटीजन के स्पेसिफिक नहीं होती है, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो एंटीजन स्पेसिफिक होती है। यदि मान लीजिए आपको पोलियो का वैक्सीन दिया गया है तो वो पोलियो के वायरस को मारेगा या किसी भी वायरस को मार देगा? पोलियो के वायरस को मारेगा, हाँ या नहीं? लेकिन यदि हम बात करें इनेट इम्यूनिटी को, वो एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता है। जैसे हमारे स्किन है, फिजिकल बैरियर में, तो जो भी छोटे साइज के जर्म्स, जो भी मतलब स्किन के पोर से जो भी बड़े साइज के जर्म्स होंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई और पैथोजन हो, वर्म हो, क्या किसी को अलाउ करेगा? नहीं। जो पोर्स हैं उसे छोटे साइज का कोई भी चीज होगा तो वो अपने आप एंटर कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? इसके अलावा जो इनेट इम्यूनिटीज होती हैं दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और नॉट, क्योंकि बाय बर्थ आया है तो हमने भी कहीं मदर से एक्वायर किया है, तो मदर को यदि है वो डिजीज तो वो अपने बच्चे को भी ट्रांसफर कर सकती है। तो दैट इनेट जो इम्यूनिटी है, जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है वो इनहेरिटेबल होता है, विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। स्किन हमने जब हम फॉर्म हुए तभी से प्रेजेंट था या बाद में डेवलप हुआ? पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो इनहेरिटेबल है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनहेरिटेबल नहीं है। मान लीजिए आपको पोलियो नहीं है, मतलब पोलियो से लड़ने की इम्यूनिटी है। मान लीजिए आपके बच्चे आते हैं तो क्या बिना पोलियो के वैक्सीन पिलाए उनके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी? नहीं, उनको भी वो वैक्सीन देना जरूरी है। तो यहां पे कहने का मतलब मेरा ये है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एक नॉन इनहेरिटेबल है। ठीक है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम generation to generation. So this way we can differentiate the innate immunity from the acquired immunity or not. हमने innate immunity पढ़ लिया। आज जो हम लोग मेनली फोकस करेंगे, we will focus over the acquired immunity or not. आज हम किसकी बात करेंगे? acquired immunity। तो जैसा कि मैं जब डिफरेंस पढ़ा रहा था आपको, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने बताया, और मैंने आपको ये बताया कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है इट इज बेसिकली एडप्टिव इम्यूनिटी। इट इज बेसिकली व्हाट? एडप्टिव इम्यूनिटी। व्हाई आई एम सेइंग इट इज एज एडप्टिव इम्यूनिटी और एंटीजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी? बिकॉज फॉर डेवलपिंग द एक्वायर्ड इम्यूनिटी at least one time the pathogen has to come in contact with the body of a individual. Unless until the pathogen will not come in contact with the individual body, the immunity for that particular antigen cannot be developed into the body of a organism. जैसे कि मान लीजिए हमें डीपीटी के टिकट दिए जाते हैं, जैसे एक दाग सा रहता है गोल सा, ठीक है, तो जो डीपीटी के टीके दिए जाते हैं वो 3 डिजीज से लड़ते हैं। तो यदि वो वैक्सीन जो दी जाती है उसमें होता क्या है, उन वैक्सीन के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो उन 3 डिजीज वाले जर्म्स होते हैं जो वीक या डेड होते हैं। वो इसलिए
ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर वो डिजीज कॉज न कर सके। लेकिन क्योंकि वो वीक है या डेड है, अंदर तो हमारे गए, अंदर जाते ही क्या होता है, हमारे जो WBC होते हैं वो लड़ना शुरू करते हैं उससे, और उसके अगेंस्ट किस तरह का एंटीबॉडी रिलीज करना है वो एक्वायर कर लेते हैं, ताकि कभी भी जब वो एंटीजन, वो पैथोजन एंटर करे हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको मारने वाला जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हुआ था, और मेमोरी सेल याद करके रख लेगा उसको, वो प्रोड्यूस हो, तो प्रोड्यूस होते ही वो पैथोजन मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, तो हमें कभी भी वो बीमारी नहीं होगी। जैसे पैथोजन एंटर किया, उसका एंटीबॉडी रिलीज होगा और वो उसको मार देगा। ठीक है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, एंड फॉर डेवलपिंग द एक्वायर्ड इम्यूनिटी एटलीस्ट वन टाइम द काउंटर ऑफ द पर्टिकुलर एंटीजन शुड टेक प्लेस और नॉट। तो ये चीज समझ में आता है आपको। अब एक बात समझो, जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है पैथोजन के का इंडिविजुअल के साथ, द फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ द पैथोजन विद द इंडिविजुअल इज ऑफ लो इंटेंसिटी एंड दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसे कि एक बच्चे को वैक्सीन दी जाती है तो आपने ये देखा होगा उसको बुखार हो जाता है, ठीक है, वो बुखार जो है दैट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्स with the antigen which has inserted into the baby body. So its intensity is low or very high. Its intensity is low. So that is called as primary response. तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका acquired immunity है that will develop only when encounter of pathogen occurs with our body, or individual's body, then only the acquired immunity will develop. एक बात क्लियर है। दूसरी बात हम कहते हैं कि जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है, विथ पैथोजन जब होता है तो वो लो इंटेंसिटी का होता है या हाई इंटेंसिटी का होता है? वो लो इंटेंसिटी का होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी रिस्पॉन्स। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। लो इंटेंसिटी मतलब वो बहुत ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं डालेगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल सा बुखार होता है, पैरासिटामोल देते हैं, बुखार खत्म हो जाता है, तो वो ज्यादा असर उस समय नहीं करेगा। लेकिन दोबारा यदि वही पैथोजन इनकाउंटर करता है, सो इट विल बी ऑफ हाई इंटेंसिटी एंड दैट रिस्पॉन्स विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ये हाई इंटेंसिटी का होता है, तो इससे जो हमारे शरीर के ऊपर असर पड़ेगा उसका वो काफी ज्यादा होगा या कम होगा? काफी ज्यादा होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि डीपीटी का आपको टिकट लगाया गया और आप मान लीजिए किसी एक डिप्थीरिया के प्रति आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाई। अरे हो गया तुम लोग की मीटिंग वहां पे? ठीक है, अब मान लीजिए डिप्थीरिया के प्रति आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं कर पाई और गलती से दोबारा डिप्थीरिया के अटैक हुआ आपके ऊपर, डिप्थीरिया पैथोजन का, तो वो आपको डिजीज कॉज कर देगा कि नहीं? तो डिजीज आपको हो रहा है तो इसका मतलब है वो हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स शो कर रहा है या लो इंटेंसिटी का? पैथोजन जो है वो हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, कैसा होता है और कब प्रोड्यूस होता है, ये बात समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसके कुछ यूनिक फीचर्स होंगे या नहीं होंगे? इसके कुछ यूनिक फीचर्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको एक पता बताया कि ये एंटीजन स्पेसिफिक होता है, मतलब स्पेसिसिटी इसके अंदर होती है, स्पेसिफिक होता है। सो इट इज ए एंटीजन स्पेसिफिक। इट मींस द
suppress a particular type of antigen and destroy them or not. So that specific work can be or term as, that unique feature will be termed as specificity or not. तो ये स्पेसिसिटी होगी. दूसरी बात, डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इज ऑल्सो ए यूनिक फीचर. तुम्हारे बॉडी के अंदर जो वैक्सीन दिए जाते हैं वो केवल एक टाइप के होते हैं या अलग अलग टाइप के होते हैं? अलग अलग डिजीजेस के लिए होते हैं. अलग अलग तरह के डिजीजेस के लिए होते हैं. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है, सो दैट कैन बी डेवलप फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन. सो वी कैन से दैट इट इज अगेंस्ट द डाइवर्स टाइप ऑफ पैथोजन्स और नॉट. सो डाइवर्सिटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी और नॉट. थर्डली, मेमोरी. जैसे आपने एक वैक्सीन अपने बॉडी में इंजेक्ट किया, ठीक है, तो वैक्सीन इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है, ठीक है, वो एक मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर, वो इस चीज को याद करके रख लेता है कि इस पर्टिकुलर पैथोजन के साथ जब इनकाउंटर होता है तो इसको किल करने के लिए ये वाला एंटीबॉडी है. तो जब दोबारा या तिबारा कभी भी वो पैथोजन हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो ये मेमोरी सेल एक्टिव हो जाएंगे और ये उसी केमिकल को रिस्पॉन्स रिलीज करेंगे जिससे कि वो पर्टिकुलर पैथोजन मरता है. तो ये बात उसे याद रखना जरूरी है कि नहीं? तो उसके लिए मेमोरी सेल का होना एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जरूरी है या नहीं? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है उसमें क्योंकि वो एंटीजन स्पेसिफिक है, सो टू किल ए पर्टिकुलर एंटीजन्स, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ antibody has to be released and that has to be retained by the memory cells so that whenever that pathogen enters into our body, that particular antibody is released so that that pathogen can be killed or not. So that is how the acquired immunity work in our body. तो ये कैसे होते हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या इसके यूनिक फीचर्स है, समझ में आया? डिफरेंस मैंने आपको पहले ही समझा रखा था. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द इम्यून सिस्टम इन बॉडी. हम किसकी बात करेंगे? इम्यून सिस्टम. इसकी बात करेंगे, इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी. अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है, मतलब जो जर्म से लड़ने की एबिलिटी है, वो दो तरीके की है. दो तरीके से जर्म्स जो होते हैं, जर्म्स के अगेंस्ट लड़ा जाता है. इट इज बेस्ड ऑन द टू कंपोनेंट. वन इज हेमोरल एंड अनदर इज सेल मेडिएटेड. वन क्या है? ह्यूमरल. दो टाइप के होते हैं. एंड अनदर इज सेल मेडिएटेड. सेल मेडिएटेड. अब सवाल ये है कि ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड में फर्क क्या है, इसे आपको समझने की जरूरत है. सबसे पहले समझिए ह्यूमरल होता क्या है. इट इज रिलेटेड विद द फ्लूइड. इट इज रिलेटेड विद वाटर, फ्लूइड, ठीक है. और जो सेल मेडिएटेड है वो क्लियर है कि वो सेल से रिलेटेड है. तो नॉर्मली क्या होता है ह्यूमरल में? ह्यूमरल इम्यून सिस्टम इज ए मैकेनिज्म in which the different type of antibodies are released into the body fluid. ये कहाँ रिलीज होते हैं? बॉडी फ्लूइड के अंदर. बॉडी फ्लूइड करने का मतलब क्या हो गया? तुम्हारे बॉडी में मेनली कौन कौन से फ्लूइड है? ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ. तो लिम्फ एंड बॉडी प्लाज्मा के अंदर ये एंटीबॉडी रिलीज होते हैं और इसको जो रिलीज करता है वो है बी लिम्फोसाइट्स. इसको रिलीज कौन करता है? बी लिम्फोसाइट सेल्स. तो बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं, दे रिलीजेस ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी इनटू द बॉडी फ्लूइड एंड व्हेन द एंटीजन कम इन कांटेक्ट विद दिस एंटीबॉडी, देन दिस एंटीबॉडी बाइंड विद दिस एंटीजन्स एंड डिस्ट्रॉय देम और किल देम. ठीक है, आया कुछ समझ में? मैंने क्या बोला समझो इस बात को. मैंने कहा कि जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है वो दो तरीके से वर्क करता है.
एक है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, अनदर इज सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड। तो ह्यूमरल में क्या होता है, ह्यूमरल का मतलब है फ्लूइड। तो जो बॉडी फ्लूइड है, तो कॉमन जो बॉडी फ्लूइड है हमारे बॉडी के अंदर, एक तो प्लाज्मा है और एक ब्लड प्लाज्मा है, एक लिम्फ है। तो उसमें क्या होता है, ये जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, दे रिलीजेज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, दे रिलीजेज व्हाट, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी फॉर किलिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजेंस। तो वो बॉडी फ्लूइड में रिलीज कर दिया। अब वो एंटीबॉडी बॉडी फ्लूइड में ही रहेगा या कहीं और चल जाएगा, बॉडी फ्लूइड में। जब गलती से भी उस बॉडी फ्लूइड में आ गया जहां पर ये एंटीबॉडीज हैं, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इन पैथोजेंस को बाइंड कर लेंगी, जुड़ जाएंगे इनके साथ और फिर इनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। सो दिस वे दे फाइट विद द जर्म्स। ठीक है, तो जो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम है, इसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई कि इट इज इनेट, बी लिम्फोसाइट सेल्स आर इन्वॉल्व और सम अदर लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व। बी लिम्फोसाइट, दिस सिस्टम फंक्शंस on the formation of antibodies or something else। ये कैसे वर्क करते हैं, by the formation of antibodies। They are effective against the pathogens or not, they are effective against the pathogens। ठीक है, तो इन तरीके से जो लड़ाई होती है, बॉडी फ्लूइड्स में इन्वॉल्व होता है, तो इसे कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। तो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम क्या होता है समझ में आ गया। नेक्स्ट भी बात करेंगे about the cell mediated immune system, cell mediated immune system, CMIS। ठीक है, तब तक आपसे फुल फॉर्म में पूछ दिया था, इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल इन्वॉल्व होते हैं दैट इज टी लिम्फोसाइट्स। वो क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। अब सवाल ये है कि ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, दे आर सेल मेडिएटेड, मतलब they will go to those cells where the pathogen is hiding themselves। जो पैथोजन है वो जहां छिपे हुए बैठे हुए होंगे, ठीक है, तो वहां पर ये टी लिम्फोसाइट्स जाएंगे एंड दे एंटर्स इनटू दोज सेल्स एंड डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस। सो दैट टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। मतलब सेल को टारगेट करते हैं जहां पर वो पैथोजन छिप कर बैठा हुआ है और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या था, बॉडी फ्लूइड के अंदर रिलीज कर दिया, जब पैथोजन आएगा तब उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो एक इंतजार कर रहा है, एक घुसकर उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये दो तरह के इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब यदि हम इनकी बात करें तो इसमें सेल मेडिएटेड सिस्टम में, सो दे आर इन दिस टी लिम्फोसाइट सेल्स आर इन्वॉल्व, पहली बात। दूसरी बात, दे आर टारगेटिंग टू ए पर्टिकुलर सेल वेयर द पैथोजन इज हाइडिंग देमसेल्फ और नॉट। ठीक है, सो दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द पैथोजेंस व्हिच हैव हाइडेड देमसेल्फ इवन इनटू द होस्ट सेल्स और नॉट। जो कहीं अपने आप को छिपाकर होस्ट सेल के अंदर बैठे हुए हैं, उसके अगेंस्ट भी जो आपके सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें जो ये किल करते हैं, आइदर दे इंगल्फ और डिस्ट्रॉय द कंप्लीट सेल्स। ठीक है, तो ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे बॉडी में ये काफी ज्यादा इम्यून सिस्टम, स्ट्रांगली इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दिस इज हाउ द इम्यून सिस्टम वर्क इनटू आवर बॉडी। तू बता भाई क्या पूछ रहा है। डिफरेंशिएट ही तो कर रहा हूँ। इसमें बी लिम्फोसाइट है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स है, इसमें बॉडी फ्लूइड आपका इन्वॉल्व होता है, इसमें सेल इन्वॉल्व होता है।
वो बी और टी लिम्फोसाइट्स के बीच में। अभी पढ़ाऊंगा इनके बारे में। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट समझ में आता है? ये नहीं आता आपको समझ में? क्या आता है लिम्फोसाइट्स? सर्दी थोड़े थे लिम्फोसाइट्स। क्या होता है बेटा? अभी WBC का एक टाइप है, ये WBC का टाइप है। और आपको मालूम है कि WBC आर कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, दे फाइट विद आवर जर्म्स और नॉट। तो WBC के 5 तरह के सेल्स होते हैं। WBC 5 टाइप का होता है। 5 में जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जो सबसे ज्यादा जर्म से लड़ने के लिए इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, वो है लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स भी 2 तरह के होते हैं, या तो वो बी लिम्फोसाइट्स होंगे या वो टी लिम्फोसाइट्स होंगे। ये बेस्ड होता है कि वो कहां पर मैच्योर होते हैं। यदि बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, क्योंकि सारे जितने भी ब्लड के सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स, सब बनते तो बोन मैरो में है। ये बात क्लियर है? तो एक लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बनते बोन मैरो में है और मैच्योर्ड भी बोन मैरो में होते हैं। तो दैट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट्स। कुछ लिम्फोसाइट्स ऐसे होते हैं जो बनते तो बोन मैरो में है, लेकिन मैच्योर्ड होते हैं थाइमस में जाकर, ठीक है? तो उन्हें हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, दे आर द मोस्ट इफेक्टिव वन। क्योंकि होता क्या है, ये टी लिम्फोसाइट्स 4 तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड एज हेल्पर टी लिम्फोसाइट। एक क्या होता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अनदर इज कॉल्ड एज किलर टी लिम्फोसाइट्स। अनदर इज कॉल्ड एज सप्रेशर टी लिम्फोसाइट्स। एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये 4 होते हैं। अब जो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, ये इनको स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब तक ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट नहीं करेंगे, तब तक ये बी लिम्फोसाइट वर्क नहीं करेगा। तो बी लिम्फोसाइट को वर्क करने के लिए भी टी लिम्फोसाइट का होना जरूरी है कि नहीं? ठीक है। और मैंने आपको पहले ये बता दिया था तुम्हें कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सबसे इफेक्टिव है हमारे बॉडी में जर्म से लड़ने के लिए। ठीक है। अब किल करते हैं, सीधा डिस्ट्रॉय करते हैं। सप्रेशर, जब काम हो गया, मर गया जर्म, तो इन टी लिम्फोसाइट्स को रोकने वाला तो कोई चाहिए, तो वो कौन है? सप्रेशर टी लिम्फोसाइट। भाई काम हो गया, अब शांत हो जाओ सब। ठीक है। एक होता है मेमोरी टी लिम्फोसाइट। जैसे हमने वैक्सीन डाल दिया तो उसके प्रति कौन सा केमिकल रिलीज होना है उसको याद करके रख लेना है।